अभी तक हमने देखा कि कैसे यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स जो हैं इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट की मदद से ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मेजर डायनेस्टीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल किए हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में इतिहास के पन्ने खुलना शुरू हो जाते हैं, है ना। और ये भी देखा कि कैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है ये इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, इसके कनेक्शंस हैं बकायदा with economic and social development. So political changes is deeply connected to इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और साथ ही साथ ये भी देखा कि कैसे ये डेवलपमेंट जो है समटाइम इट इज सिंपल और डायरेक्ट और समटाइम इट इज नॉट सिंपल एंड डायरेक्ट। ओके, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे द अर्लीस्ट स्टेट्स। सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जब शुरू हो गया होगा तब जो शुरुआती स्टेट्स डेवलप हुए होंगे ना उनके बारे में है। द अर्लीस्ट स्टेट्स, द 16 महाजनपदास, ठीक है। द 6th century BC is often regarded as major turning point in early Indian history. तो इफ वी डिस्कस ना, तो एज पर द स्टोरीज हमने देखा कि कैसे बुद्धिस्ट, जैन या चाइनीज स्कॉलर्स के टेक्स्ट हो गए, क्वाइंस हमें जो मिल रही हैं, इंस्क्रिप्शंस जो है ना, अगर आप देखेंगे तो ये जो चीजें हमें मिल रही हैं इनके बेसिस पे पुख्ता हो गया कि ऑर्गेनाइज बकायदा रिटन एविडेंसेस हमें मिलने लगे ना। तो बकायदा डिटेल जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू होता है ना, उस टाइम शुरू होता है अराउंड 600 BCE के आसपास, ठीक है, डेवलपमेंट शुरू होता है। और ये महाजनपदास क्या है, द 16 महाजनपदास। तो ये जो शुरुआती जो एक तरह से आप महाजनपदास को बिग पॉलिटिकल यूनिट बोल सकते हो, तो या टाउन बोलो। तो देखो समझो, पहले तो ये जन होते थे, समझो जन, एक तरह से आप बोलो तो ट्राइबल काइंड ऑफ थिंग, है ना, ट्राइबल सेटलमेंट। तो स्मॉल सेटलमेंट्स होते थे, इनको हम जन बोलते थे, जन, है ना। तो ये धीरे धीरे ग्रोथ हो गए, इनका ग्रोथ होता है। मान लो इन द सेंस ग्रोथ क्या कि मान लो एक जन दूसरे जन से जो है, मान लो क्लासेस होते हैं इन दोनों के बीच में, एक जन दूसरे जन से क्लासेस करता है, या फिर बोले तो एक कबीला दूसरे कबीले को जो है ऑक्युपाई कर लेता है, तो इनका कबीला बड़ा होता चला गया, तो फिर ये बने जनपद, ठीक है। तो ये जनपद बन गया, जनपद, ठीक है। अब ये जो जनपद है ना, तो जनपद से आगे जब इनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ तो ये कहलाए महाजनपद, ठीक है। इनका जब जैसे मान लो बड़े जगह का रूल करना है तो दे आर डेवलपिंग देयर पॉलिटिकल सिस्टम, तो फिर ये कहलाए महाजनपद, महाजनपद। तो जन आपने देखा कि कैसे ट्राइबल्स थे, मतलब छोटे सेटलमेंट, और फिर एक दूसरे से क्लासेस हुए और ऑक्युपाई कर लिया अगर, और बड़ा हो गया इनका पूरा कबीला, तो they are like janpad, okay. And when they are developing their political system, increasing their political system in a bigger form, it's like a bigger unit, तो उसे हम महाजनपद बोलते हैं, a big political unit। एक तरह से you can say towns है, तो 16 बड़े टाउन्स जो रूल्ड बाय राजा रजवाड़ा इवन से, तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। 16 महाजनपदास, ओके। सो आपने ये देखा कि कैसे जनपद, जन जो है स्मॉल सेटलमेंट्स है, तो ये ग्रो करने के लिए क्या होगा, मान लो ये इंडिया है, कुछ समय के लिए इसे इंडिया कंसीडर करो, हाँ इंडिया है। तो ये लोग आपने देखा कि कैसे ये नॉर्दर्न पोर्शन को मारो, क्योंकि नॉर्दर्न पोर्शन में ही हमने ये सारे डेवलपमेंट सेवाएं देखे हैं, ठीक है। और आप ईस्टर्न साइड्स में ये जनपद अगर जन बड़े होते जा रहे हैं एंड इफ दे आर मूविंग, तो ये लोग फॉरेस्ट की जो है कटाई करेंगे, साथ ही साथ जो रिसोर्सेस होंगे उनका यूटिलाइज करेंगे, जो इनको रिसोर्सेस मिले, तो है ना कि फॉरेस्ट को कटाई कर रहे हैं, अपना सेटलमेंट्स बढ़ा रहे हैं, एक तरह से मिनरल्स को यूटिलाइज करेंगे ये लोग, जो जन लोग हैं, एंड दे विल क्रिएट जनपद एक तरह से। तो इसको इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आगे समझने में इजी होंगी चीजें,
कि कैसे ये लोग अगर मूव कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं रहना है तो आप, अगर फॉरेस्ट है उधर, फॉरेस्ट तो था ही, तो आप कटाई करोगे ताकि आपका सेटलमेंट्स बढ़े और आप वहां पे रहो, है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि जो 16 बड़े महाजनपद थे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The 6th century BCE is often regarded as major turning point in early Indian history. तो वही मैंने बताया कि 600 BC के आसपास बड़े लेवल पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू होता है उसके बारे में हम उसके एविडेंसेस हमें मिले हैं तो बताया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो 6th सेंचुरी है ये मेजर टर्निंग पॉइंट है इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। क्यों है मेजर टर्निंग पॉइंट? देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, why 6th century BC is often regarded as major turning point in early Indian history। तो ध्यान रखना क्या क्या रीजंस है। इट इज एन एरा एसोसिएटेड विथ अर्ली स्टेट्स। यहाँ पे नए नए जो है स्टेट्स इमर्ज हो रहे हैं, सिटीज, है ना। द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, देख लिया ना कैसे मैंने बताया था कि ये मान लो अगर इंडिया है अपना, तो इफ पीपल वर मूविंग तो इधर आप जाओगे, तो इसीलिए इसको आयरन एज भी बोला गया है। मैंने बताया था आपको कि आयरन एज यहाँ से शुरू होता है क्योंकि यूज ऑफ आयरन जो है शुरू हो रहा है। तो इधर आप जाओगे ना तो बिहार या झारखंड के साइड में आपको आयरन के बड़े बड़े माइंस मिलेंगे, तो आयरन यूज भी होना शुरू हो गया बकायदा अच्छे से, है ना। ऐसा नहीं कि बस उसी साइड में देयर ओवरऑल सेटलमेंट्स इज यूजिंग आयरन, तो यूज ऑफ आयरन शुरू हो गया। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, है ना, कॉइन डेवलप होने लगे। जैसे मान लो एक राजा है तो उसको ट्रेड करने के लिए अपनी कुछ कॉइन्स चाहिए ना, ताकि वो वैलिडेट कर सके, है ना। कॉइन्स के मदद से कॉइन्स इज टू वैलिडेट द ट्रेड, है ना। तो उसके लिए उसे कॉइन जो है उन्होंने डेवलप किया राजा, तो यूज ऑफ कॉइनेज etc. We also witness that the growth of diverse system of thought including Buddhism, Jainism, early Buddhist and Genetics। देखो जो अब डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स, इसका मतलब क्या है कि अब आपको डाइवर्सिटी दिखेगी इन थॉट प्रोसेस। तो कैसे, मतलब एक तरह से आप देखो तो पहले मैंने आपको बताया था कि ये वैदिक काल है ना। तो इस टाइम में जो है कि जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, जो वेदा के रूल और रेगुलेशन है वो तो चल ही रहे हैं, मतलब वो समाज में तो चल ही रहे हैं। जो ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ वेदा है या फिर उस वेद के रूल्स और रेगुलेशन है, ये समाज में चल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये जो अलग मतलब डाइवर्सिटी आ रही है इन थॉट प्रोसेस एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब ये है कि अब नए नए थॉट्स इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, थॉट्स इमर्ज हो रहे हैं। आप देखोगे जो कि मतलब जो सोसाइटी में चल रहा है ब्राह्मणिकल रूल्स, एक तरह से बोलें तो जो वेदा के रूल्स और रेगुलेशन है, तो उससे डायरेक्ट अलाइन नहीं हो रहा है ये थॉट प्रोसेस एक तरह से, ठीक है। तो ये डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स। तो क्या क्या हमने देख लिया कि इट इज एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट सिटीज, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज and diverse system of thought including Buddhism and Jainism। Early Buddhist and Jain text चैप्टर 4 में हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट और जैन के बारे में बताते हैं, क्या मेंशन करते हैं कि among other things 16 states known as महाजनपदास, although the list varies some names such as Vaji, Magad, Kosala, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती occurs frequently। तो ये आप देखोगे तो ये सारे महाजनपदास के नाम है। तो उसमें से कुछ इंपोर्टेंट महाजनपद, इसका नाम आप जरूर से ध्यान रखना। चलो इसे मैप पे हम देख लेते हैं। मैप पे हम देखते हैं, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये मगध हो गया, इसकी राजधानी आप देखो राजगीर है। तो ऐसे ही बहुत सारी एक तरह से महाजनपदास हैं। और अब ये सारे तो आप देख रहे हो कि ये नॉर्थ में ही है ये सारे जो हैं, लेकिन ध्यान रखना एक इम्पोर्टेंट है कि साउथ में भी एक
ये आप देख सकते हैं, साउथ में भी ये महाजनपदा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे वज्जी, मगध, कोसाल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, ये सारे हमने देख लिए क्लियरली। ये महाजनपदा इसके नाम है जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में मेंशन है। ठीक है, क्लियरली दिस वर अमंग्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदा। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपदा, इम्पोर्टेंट इन द सेंस क्या है कि पावरफुल हैं, अच्छे हैं, है ना। व्हाइल मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग, सम नोन एज गणाज और संगा वर ओलिगार्कीज। ठीक है, देखो अब क्या होता है यहाँ पे कि महाजनपदास जो हैं ये दो फॉर्मेट में रूल हो रहे हैं, एक तरह से दो फॉर्मेट में। यहाँ पे हम समझते हैं अच्छे से, महाजनपदास जो हैं ये दो फॉर्मेट में रूल हो रहे हैं, दो फॉर्मेट में। कैसे? एक तो एब्सोल्यूट मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, और एक जो है ओलिगार्की। तो एब्सोल्यूट मोनार्की इन द सेंस व्हाट, कि राजा रजवाड़े जो हैं रूल कर रहे हैं, किंग हैव द सुप्रीम पावर। और इसमें से आप सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखेंगे तो ये मगध है। ठीक है, मगध है। और एक जो ओलिगार्की का मैंने बताया, इसका मतलब एक तरह से होता है ना कि ग्रुप ऑफ पीपल रूल कर रहे हैं, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल रूल, तो इसे हम गना और संघ बोलते थे, ध्यान रखना जरूर से। ठीक है, गना और संघ बोलते थे। और एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि काउंसिल टाइप का था, जिसका एक हेड हो जाएगा और बाकी मेंबर जो होंगे वो एक दूसरे से राय मशवरा करके जो है डिसीजन लेंगे। तो ग्रुप ऑफ पीपल आर रूलिंग, एक तरह से बोलो तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग टाइप का है ये। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में आप वजी संघ जो है, वजी संघ एग्जाम्पल में ये, तो संघ इन द सेंस व्हाट कि एक तरह से एसोसिएशन, आप सुनते से ही समझ में आ रहा है कि एसोसिएशन टाइप का बोल लो, या आप ये बोल लो कि कोऑपरेटिव मॉडल, है ना। जबकि एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या है कि राजा विल बी एडवाइज्ड, है ना, लेकिन फिर भी राजा अपने सनद के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से जो है डिसीजन ले सकता है। राजा एंजॉय द सुप्रीम पावर, है ना। लेकिन ओलिगार्की में ऐसा नहीं होता था, सब एक दूसरे से राय मशवरा करके जो है डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि कैसे जो है महाजनपदास जो है, एक तो कुछ महाजनपदास राजा यूज कर, जैसे राजा जो है उनका जो है रूल करते थे, राजा का रूल था कुछ महाजनपदास में। और कुछ महाजनपदास पे जो है गणाज और संघ, आपने देखा कि कैसे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एक तरह का था। तो वजी संघ हो गया, वर ओलिगार्की वर द पावर शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मेन। हाँ, नंबर ऑफ मेन, जैसे संघ में क्या हुआ कि पावर वाज शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मेन ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड एज राजस। ठीक है, तो इनको राजस भी बोलते थे। बोथ महावीर और बुद्ध, है ना, महावीर और बुद्ध जो हैं ये इसी गणाज के, दे बिलोंग टू दिस गणाज, है ना, महावीर और बुद्ध। कुछ केसेस में आप देखेंगे, इन सम इंस्टेंसेस एज इन द केस ऑफ वजी संघ, द राजस प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली। तो इसमें कलेक्टिवली क्या, किसी भी रिसोर्स पे इनका जैसे ये ऐसा नहीं है कि जो ओलिगार्की है तो उसमें अगर कोई हेड बन गया है तो बस उसी का अधिकार है, ऐसा नहीं है। मतलब सारे लोग कलेक्टिवली किसी रिसोर्स पे जो है कंट्रोल रखते थे एक तरह से, है ना, एक तरह से। लेकिन अगर आप बात करोगे कि अगर किसी मोनार्की या इसमें, तो वो चीजें बहुत ही टाइप की होती है। मतलब क्या है कि अगर कोई राजा है तो उसका जो पुत्र है, मान लो राजा है मगध के, तो उनके जो पुत्र हैं उनका पूरा मगध होगा एक तरह से, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया राजा के डिसीजन से, तो अलग बात है। बट ये होता है कि उन्हीं का होगा, जो युवराज होगा उसका होगा। ठीक है, लेकिन संघ में ऐसा नहीं होता था। दे कलेक्टिवली कंट्रोल द resources. Although their histories are often difficult to reconstruct due to lack of resources, some of these states lasted for nearly 1000 years. तो ये कहना है कि इनकी हिस्ट्री हमें ज्यादा क्लियर नहीं है। जैसे ऐसा होता है ना कि संघ वगैरह हो सके कि बाद में हट गई हो या मिल गई हो, है ना, या
हट ही गई हूँ, तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप इनको ध्यान रखना। Each महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी। तो इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था ना कि इंस्क्रिप्शंस वगैरह, तो इसमें आप ये एक तरह से देखो कि इंस्क्रिप्शंस क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक हार्ड सरफेस पे जो है स्टोन हो गया, मेटल हो गया, किसी चीज पे इंग्रेविंग की होती है तो उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और ये क्या रिकॉर्ड करते हैं, किसी राजा की अचीवमेंट या किसी चीज की, है ना, एक्टिविटीज, आइडिया ऑफ दोज हु कमीशन देम, है ना, किंग्स के डोनेशंस वगैरह भी, है ना, किसी रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस में जो है अगर राजा डोनेट कर रहा है कोई चीज तो उसको भी जो है रिकॉर्ड करते थे एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि कैसे जो है ये सिरका 250 BC की बात है, जब ए लेटर जो है इस तरह से लिखा जाता था, है ना, और 500 CE के आसपास जो है ये लेटर जो है ए लेटर इस तरह से लिखा जाता था। तो कैसे ये डेसिफर करने में हमें काम आती है पुरानी रिकॉर्ड्स। तो ये देख के पता लगाते गए कि अच्छा इस दौर में ये ऐसा लिखा जाता था, इस दौर में, तो उस तरह से चीजें डेसिफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत और नेम अलॉन्ग विद, ये कॉमन पीपल जो ऑर्डिनरी पीपल है वे प्राकृत यूज किया करते थे। तो इसमें जो आप देखोगे कि अजात शत्रु हो गए, अशोक हो गए, तो प्राकृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन हैव बीन स्पेल्ड इन प्राकृत फॉर्म्स। तो देखो इस जैसे ये प्राकृत लैंग्वेज एक तरह से उस लैंग्वेज में इनका नाम हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, एक तरह से बोल रहे हैं। अजात शत्रु हो गए, अशोक और इन लोगों को, ठीक है। तो यही बात है कि कैसे वे डेसिफर करने में ये सारी चीजें हमारी मदद करती हैं एक तरह से। यही हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा, ठीक है। ईच महाजनपदास हैज अ कैपिटल सिटी। तो हमने देखा कि कैसे सारे महाजनपदास के जो है कैपिटल सिटी होते हैं। तब जितने भी 16 टाउन्स हैं, महाजनपदास हैं, इनकी कैपिटल सिटी है, राजधानी जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड। अब राजधानी कैसे, मैंने आपको यहाँ बताया था ना, देखो कहाँ गया, हाँ, तो ये मगध जो है इसकी राजधानी है राजगीर। तो हर महाजनपदास की आप देख रहे हो, हर महाजनपदास की एक राजधानी है ना, यही है। और ये जो राजधानी है फोर्टिफाइड थी, ठीक है। फोर्टिफाइड मतलब किलाबंदी थी कि कोई इन्वेड ना कर पाए, कोई अटैक ना कर पाए, इसलिए, ठीक है। मेंटेनिंग दिस फोर्टिफाइड सिटी एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपिएंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो देखो इनको बकायदा मेंटेन करने के लिए आर्मी थी, है ना, और ब्यूरोक्रेट्स थे, ऑफिसर्स थे, और साथ ही साथ हमें और भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है टू मैनेज द सिटी, ओके। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे फोर्टिफाइड थे महाजनपदास, है ना, प्रत्येक हर महाजनपदा, ध्यान रखना सारे महाजनपदा इसमें यही दिखाया है, और इनकी आर्मीज भी थी, ठीक है। circa 6th century BC ऑनवर्ड्स। अब हम बात करते हैं कि 6th century BC ऑनवर्ड्स ब्राह्मण्स बिगन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्रास। तो साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे जो वेदास हैं, वेदास मैंने आपको बताया कि वेदास आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो धर्मसूत्रास क्या है कि डेली लाइफ के जो रूल्स और रेगुलेशंस है, वेदास तो इतनी बड़ी बड़ी है ना, तो हमें ये देख रहे हैं धर्मसूत्रास में ये है कि जो डेली लाइफ के रूल्स और रेगुलेशंस है ना, जो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए, जो जरूरी है पब्लिक डोमेन में आने चाहिए, ठीक है, उन्हें धर्मसूत्र में एक तरह से कंपाइल कर दिया ब्राह्मणों ने, ठीक है। ब्राह्मणों ने जो है कि वेदास से चीजें लेके जो है जो डेली लाइफ में रूल्स और रेगुलेशंस हैं पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, उसको ब्राह्मणस ने जो है धर्मसूत्र में कंपाइल कर दिया। एक तरह से आप इसे कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ब्राह्मण्स बिगिन टू कंपोज संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्रास, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। दिस लेट डाउन, ये इसलिए बार बार आई एम एम्फसाइजिंग क्योंकि आता है कि वाई 6th century BC जो है मेजर टर्निंग पॉइंट है इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। हाँ, तो दिस लेट डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स,
तो धम्मसूत्र में क्या है, वही मैंने बताया, रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो these laid down norms for rulers as well as for other social categories. तो सोशल कैटेगरीज आप फर्दर इस चैप्टर में पढ़ोगे. आपको शायद पता भी होगा कि उस टाइम अकॉर्डिंग टू देम लाइक सोसाइटी वाइज डिवाइडेड इन 4 वर्णास. तो आप उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अदर भी जो वर्णास थे, जो अदर सोशल कैटेगरीज थी, उनके लिए भी जो है चीजें उसमें बताई गई थी और रूलर्स के लिए भी कुछ नॉर्म्स चीजें बताई गई थी. तो रूलर्स के लिए क्या है कि रूलर्स वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय. मतलब जो रूलर्स थे वो एक्सपेक्ट ये किया जाता था इन धम्मसूत्रास कि रूलर्स जो होंगे वे क्षत्रिय ही होंगे. ठीक है. रूलर्स वर एडवाइज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस. तो जो राजा हैं उनको ये भी एडवाइस किया जाता था अकॉर्डिंग टू धम्मसूत्रास, है ना, क्या कि इनको टैक्सेस कलेक्ट करने हैं. ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, जो नजर आना आप बोल सकते हैं. तो कल्टिवेटर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, इनसे आपको टैक्सेस लेनी है एक तरह से, है ना. साथ ही साथ वर रिसोर्सेस आल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम पेस्टोरलिस्ट्स एंड फॉरेस्ट पीपल्स. तो ये तो हो गया है कि मान लो ये आपके राज्य में रहते हैं कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड जो आर्टिसंस है, क्राफ्ट बनाने वाले एक तरह से, है ना. तो ये लोग तो आपके राज्य में रहते हैं, लेकिन क्या जो राज्य में ही मान लो ऐसे होते हुए नहीं होता है कि एक ही राज्य का जो है फॉरेस्ट एरिया है, तो उसमें जो पशु चारण वाले व्यक्ति हो गए या फॉरेस्ट पीपल हो गए, तो क्या वो लोग भी इनको देते रहे होंगे क्या टैक्सेस या ये सब. तो ये चीजें हमें क्लियर नहीं है क्योंकि इट इज नॉट मेंशन्ड. क्योंकि ये क्लियर नहीं है, वी डू नॉट रियली नो. हमें नहीं पता कि वेदर टैक्सेस वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी या फिर फॉरेस्ट पीपल. ओके. Now, what we do know is that rents in neighboring states were recognized as a legitimate means of acquiring wealth. तो देखो धम्मसूत्र के अकॉर्डिंग ही तो सब चल रहा है ना. तो ये लेजिटिमेट था, ये जायज था कि अगर आपको वेल्थ एक्वायर करना है, आपको अपनी जो पावर बढ़ानी है अगर, तो आपका जो पड़ोसी स्टेट्स है या दूर के भी, तो अगर इफ यू हैव इनफ पावर देन यू कैन एक्वायर इट, यू कैन डू रेड्स टू एक्वायर वेल्थ जो नाइबरिंग स्टेट्स हैं. तो ये जायज माना जाता था. युद्ध वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है एक तरह से. ठीक है. ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज. ठीक है. कुछ स्टेट्स की जो है खुद की स्टैंडिंग आर्मीज इन दिस इज प्रोफेशनल आर्मीज मेंटेन्ड रेगुलर ब्यूरोक्रेसी. तो ब्यूरोक्रेट्स और प्रोफेशनल आर्मीज थी कुछ स्टेट्स की. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स वगैरह. ठीक है. अदर्स कंटिन्यूड टू डिपेंड ऑन मिलिट्री रिक्रूटेड मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम द पेजेंट्री. तो कुछ ऐसा नहीं होता है कि कुछ प्रोफेशनल, कुछ राज्य जो बड़े पावरफुल हैं उनके पास प्रोफेशनल आर्मीज है ना, ब्यूरोक्रेसी है एक तरह से, है ना. और कुछ जो जैसे संघ वगैरह या फिर ऐसे ही मान लो, तो कुछ राज्य जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन पेजेंट्री, कि जब अपना काम ये करते रहे खेती वाला, और जब जरूरत पड़ी तो वी विल रिक्रूट, पेजेंट्री में से हम रिक्रूट करेंगे लोगों को, है ना, अपनी मिलिट्री के लिए. दे आर डिपेंडेंट ऑन पेजेंट्री. ओलिगार्की आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय ग्रुप ऑफ मैन, मैंने आपको बताया था. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे हम ये देखेंगे फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपदा. देखिए यहाँ पे है व्हाट आर द डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफर्ड बाय अर्ली राइटर्स प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस फॉर द ग्रोथ ऑफ मगध पावर. देखो यहाँ पे है ना कि मगध कैसे ग्रो हुआ, व्हाई मगध इज सो पावरफुल. तो इसमें हम देखेंगे यही सारी ये जो पैराग्राफ है ना, ये एक्सप्लेन करता है कि मगध कैसे पावरफुल है ना, कैसे हुआ. इसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा. साथ ही साथ देखो द फर्स्ट अमंग द 16 इज अ मगध. तो मगध के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. बिटवीन द 6th and the 4th century BC, मगध इन प्रेजेंट डे बिहार बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा. देखो है ना, महाजनपदा. मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन वेराइटी ऑफ वेज. तो देखो 6th और 4th सेंचुरी BC की बात करें अगर, तो मगध
जो प्रेजेंट है आप यहाँ पे देखें, जैसे मान लो ये अपना भारत है प्यारा, मान लो कुछ समय के लिए तो आप ये मानो कि यहाँ से आपकी बाउंड्री आती है ना, ये आपकी बाउंड्री एक तरह से मान लेते हैं। तो प्रेजेंट जो जो है बिहार जो है, बिहार और झारखंड का रीजन आप देखोगे, बिहार और झारखंड का रीजन, तो ये मगध, जैसे आज का जो बिहार और झारखंड का रीजन है ना, तो ये मगध हुआ करता था। कब? 6 और 4 सेंचुरी बीसी में, ठीक है, मगध हुआ करता था। तो बहुत ही पावरफुल महाजनपद था मगध, है ना, बहुत ही पावरफुल था। और क्यों था? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है? कि मगधा वाज द रीजन वेयर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव। क्या था ना, जैसे देखोगे आप तो गंगा यमुना दौब है एक तरह से इस रीजन में, है ना, बिहार या इस रीजन में एक तरह से दौब क्रिएट होता था। गंगा यमुना मतलब नदी है तो डिपोजिट्स अपने साथ ले आएगी, है ना, और बकायदा आपका एग्रीकल्चर अच्छा होगा, नदी है तो खाने पीने की कमी तो इन्हें नहीं थी। एग्रीकल्चर जो है इनका बहुत प्रोडक्टिव था, खाने पीने की कमी नहीं थी, पहली बात तो है। दूसरी क्या है कि आयरन माइंस इन प्रेजेंट झारखंड, आपने ये भी देखा होगा कि कैसे जैसे बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर, ये सब झारखंड में ही तो है ना, तो झारखंड में ही है। और ये जो मगध का रीजन है ये पूरा झारखंड या बिहार को ही कवर करता है। तो पहले भी जब ये देखे होंगे फॉरेस्ट की कटाई वगैरह करके तो इन्हें रिसोर्सेस मिले होंगे, तो वही आयरन माइंस वगैरह भी दिख जाते हैं। तो अब आयरन माइंस है तो आयरन के टूल्स इनके पास होंगे एकदम बकायदा अच्छे अच्छे, है ना, वेपन्स होंगे, तलवार से लेके सारी चीजें जो है, भाला तीर सब कुछ होगा इनके पास, अगर अगर इनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं तो, है ना। तो पहली बात तो हमने देखा कि इन्हें खाने पीने की कमी कोई नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है। दूसरी बात देखा कि आयरन माइंस है तो इनको बकायदा प्रोवाइडेड रिसोर्स फॉर टूल्स एंड वेपन्स, तो ये एक्सेसिबल थे इनके लिए और टूल्स और वेपन्स की कमी नहीं थी इनके पास। एलिफेंट्स, अब फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में हाथी पकड़ पकड़ के एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हाथी आर्मी की, है ना, ठीक है, वेर फाउंड इन फॉरेस्ट इन द रीजन। तो इनके जो जंगल है इसमें से हाथी ये लोग पकड़ पकड़ के, तो आर्मी का पावर बढ़ाने के लिए क्या था कि आर्मी भी इनका कंपोनेंट था, हाथी भी कंपोनेंट ऑफ आर्मी था। सही है, जैसे हाथी पे बैठ के लड़ाई करते होंगे एक तरह से। ऑल्सो द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। तो पहली बात हमने देखी कि व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर से एग्जाम में आता है कि डिस्क्राइब द रीजन की मगध क्यों पावरफुल है। तो पहली बात है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था। दूसरी बात है कि आयरन माइंस थी तो रिसोर्सेस इनके पास थे, टूल्स और वेपन्स थे। जंगलों से ये लोग हाथी पकड़ के लाते थे वार में कुचलने के लिए या फिर बैठ के चढ़ने के लड़ने के लिए। तीसरी बात ये हो गई कि गंगा और इसके ट्रिब्यूटरी जो है इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। आपने देखा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे अगर नदी है ना तो आपको बकायदा प्रोवाइड करती है कि आप ट्रेड वगैरह कर सको, है ना, चीप होती है एक तरह से, आप अच्छे से नदी के स्ट्रीम के साथ साथ फ्लो करके अपना ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। देखा तो गंगा और इसके ट्रिब्यूटरी जो है चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, ट्रेड वगैरह करने के लिए बहुत ही अच्छा था, है ना, ये भी आपने देख लिया। However, अर्ली बुद्धिस्ट जैसे अब चीप एंड कन्वीनियंट एक तरह से क्या कि मान लो इनके पास आयरन माइंस हैं, अच्छे अच्छे टूल्स हैं, है ना, वेपन्स हैं, तो इनको खरीद फरोख्त अगर करनी हो, मान लो दूसरे राज्य के लोग, दूसरे महाजनपद के लोग चाहते हैं इनसे कुछ लेना, तो ट्रेड वगैरह करना कितना आसान होता होगा इनके लिए एक तरह से, है कि नहीं, सोचो। However, हाँ क्या थे हम लोग कि however early Buddhist and Jain writers who wrote about Magadha attributed its power to the policy of individual। साथ ही साथ क्या है ना कि जो बुद्ध और जैन राइटर्स हैं ये बताते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स मतलब जो रूलर्स हैं वहाँ के ये कैसे एट्रीब्यूट करते हैं इट्स पावर टू पॉलिसी, जैसे इनकी पॉलिसी जो है वो बहुत ही अच्छी होती थी
और जो यहाँ के इंडिविजुअल्स हैं, इन द सेंस रूलर्स हैं, बहुत एम्बिशियस किंग्स थे। एक तो इतनी सारी रिसोर्सेस हैं इनके पास, साथ ही साथ जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं ये भी काफी अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं ताकि अच्छे से रूल हो सके, है ना। जैसे बिम्बिसार हो गए, है ना, अजात शत्रु, महापद्मनंद आर द बेस्ट नोन ambitious king and their ministers who help them implement their policies। तो साथ ही साथ इनकी पॉलिसीज भी बहुत अच्छी थी, इनके मिनिस्टर्स भी हेल्प कर रहे हैं टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। और आप देख सकते हैं कि कितने ये लोग समृद्ध हैं एक तरह से, मगध। और एक बार फिर से आई एम रिपीटिंग कि क्या था इसके पावरफुल होने का कारण। पहला कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हाई था, दूसरा कारण ये है आयरन माइंस थे विच वर एक्सेसिबल टू देम एंड इट इज लाइक कि उनके पास टूल्स और वेपन्स इनफ थे। साथ ही साथ एलिफेंट्स वगैरह वे जो है जंगल से एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर्मी थी एलिफेंट्स, जो वो लोग जंगल से पकड़ के लाते थे। साथ ही गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ सब चीज होने के बावजूद भी अच्छा रूलर अगर ना हो तो कोई फायदा नहीं रिसोर्सेस का। तो रूलर भी बहुत एम्बिशियस थे, लिखना जरूर एग्जाम में, ठीक है, आएगा क्वेश्चन। तो इनिशियली राजगढ़, द प्राकृत नेम फॉर द प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध। तो क्या हुआ ना कि राजगढ़ एक प्राकृत नेम है, तो समझो इसे पहले एक तरह से देखो, राजगृह। तो राजगढ़ क्या है कि प्राकृत नेम है प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार। मैंने दिखाया था आपको राजगीर बिहार में कहाँ पे है, ठीक है। तो राजगढ़ क्यों है, क्यों है, क्योंकि देखो राजगृह जहाँ पे राजा रह रहा है उसका गृह, तो एक तरह से राजगढ़। तो प्राकृत नेम है राजगीर का, ठीक है, राजगढ़ was the capital of Magadha. Interestingly, the old name was House of the King. वही मैंने बताया ना कि राजा का गृह is राजगृह and it is also means House of the King. इसका मतलब ही है House of the King, ठीक है। राजगढ़ was fortified settlement located amongst the hills. हमने देखा कि कैसे each महाजनपदास were fortified, शुरुआती लाइन में हमने पढ़ ली थी। तो राजगढ़ वैसे ही जो है फोर्टिफाइड सेटलमेंट है एक तरह से, लोकेटेड अमंग द हिल। तो हिल के पास क्यों है, क्योंकि जैसे आप देखोगे ना तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये लोग फाइंड करते हैं ताकि अच्छे से इनका एरिया रूल हो पाए। क्यों, हिल्स पे होने का फायदा एक और भी है ना कि मान लो नीचे से आपको ये मान लो हिल है पूरा, ये हिल है, यहाँ पे टॉप पे आपका अगर सेटलमेंट है तो यहाँ से आपको जाने में जो है अटैक करने में काफी टाइम लगेगा और यहाँ से अटैक करना काफी इजी होगा हिल से ऊपर। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो इनका सेटलमेंट भी वैसे ही था, ठीक है, राजगढ़, ठीक है। इन 4th century BC द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना। तो आप देखोगे तो पहले जो इनका इनिशियली जो कैपिटल था मगध का, ध्यान रखना मगध का, वो क्या था, राजगढ़, प्रेजेंट डे प्राकृत नेम प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार। और बाद में जो ये है ना, बाद में अब उदयन थे राजा, तो उदयन जो है वे शिफ्ट कर देते हैं कैपिटल को फ्रॉम राजगढ़ टू पाटलिपुत्र, ठीक है, प्रेजेंट डे पटना। तो पटना जो है अभी, तो ये देखो इनको शिफ्ट करने का मकसद ये होता है ना कि कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन्हें मिले ताकि अच्छे से चीजों को रूल किया जा सके, अपने एरिया पे कंट्रोल पाया जा सके। तो एक तरह से ट्रेड का कंजक्चर था यहाँ पे पाटलिपुत्र, पटना, है ना, फ्लरिश हो रहे थे चीजें। तो दैट्स व्हाई दे उदयन शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट डे पटना में है, कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि कैसे ट्रेड कंजक्चर था, कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता गंगा के थ्रू, ठीक है।